Good morning, students. Welcome to TSN online class for class 11th. This is chapter 17, Breathing and Exchange of Gases, part 2. So, topic is exchange of gases. Exchange of gases takes place at two sites. First, alveoli to blood. Second, between blood and tissues. Exchange of gases occurs by simple diffusion due to pressure concentration gradient, solubility of the gas and thickness of membrane. ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सचेंज जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होता है, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होता है, और ये डिफ्यूज़न मेथड से होता है. इसमें मेम्ब्रेन की थिकनेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Pressure contributes by individual gas in a mixture of gas is called partial pressure, represented by partial pressure CO2 and partial pressure O2. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different parts involved in diffusion varies from one part to another and moves from higher partial pressure to lower partial pressure. So student, जो गैस का जो डिफ्यूज़न होता है मीन्स उनकी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है वो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है. पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम जहाँ से होता है वहाँ से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर गैसेस का मूवमेंट होता है. Solubility of CO2 is 20 to 25 times more than solubility of O2, so CO2 diffuse much faster through membrane. CO2 जो है वो उसका डिफ्यूज़न O2 के कंपैरिजन में फास्टर होता है. डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज 3 लेयर्ड थिक, डेट इज alveolar squamous epithelium, endothelium of alveolar capillaries and basement membrane between them. सो स्टूडेंट, ये जो डिफ्यूज़न की जो हमें प्रोसेस होता है इसमें 3 लेयर प्रेजेंट हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल एल्वियोलर वॉल है जो 1 सेल थिक है, सेकंड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और थर्ड जो लेयर है ब्लड कैपिलरीज की, वो लेयर प्रेजेंट होती है. तो वापिस इसमें देखिए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज 3 लेयर थिक, डेट इज एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड थर्ड इज बेसमेंट इज substance between them. Okay, transport of gases. Blood is the medium of transport of CO2 and O2. Most of oxygen, 97%, is transported through RBC and remaining 3% by blood plasma. तो O2 का जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है 97% इसका ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी से होता है, और 3% जो O2 का ट्रांसमिट होता है वो ब्लड प्लाज्मा से होता है. 20 to 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, 70% एज बाय बाइकार्बोनेट्स एंड रेस्ट ऑफ 7% डिजॉल्व स्टेट बाय ब्लड प्लाज्मा. तो CO2 का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा. Now we discuss about transport of oxygen. Hemoglobin in RBC combines with O2 to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin combine with 4 oxygen molecules. तो स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन से अटैच होता है और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करता है. Binding of O2 is related with partial pressure of O2 and CO2, hydrogen ion concentration and temperature. So, O2 के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग किस किस पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करती है, CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स सिग्मॉइड कर्व. ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आगे बनाते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं. इन द एल्वोलाई पार्शियल प्रेशर O2 इज मोर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर फेवर द बाइंडिंग ऑफ O2. तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का यहाँ पे अटैच होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है क्योंकि एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होती है. ओके, where opposite condition in tissues favor the dissociation of oxyhemoglobin. और टिश्यूज़ में इसकी अपोजिट कंडीशन होती है जिससे ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. ओके,
In tissues, partial pressure of CO2 is high and partial pressure of O2 is less. The favor the binding of carbon dioxide with hemoglobin. Opposite condition help in differentiation of कार्ब-एमिनो हीमोग्लोबिन इन एल्वोलाई. सो स्टूडेंट इसी टाइप से हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 से अटैच होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है. ये आगे जाकर ये एल्वोलाई में क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है. ओके, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन टू ट्रांसपोर्ट्स डाइऑक्साइड. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंजाइम है, वो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो किस टाइप से ह्यूमन में रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है. ह्यूमन बीइंग हैव एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यूज बाय नेचुरल सिस्टम. सो स्टूडेंट, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में सेंटर पाए जाते हैं. हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन. ओके, very important line. Respiratory rhythm center is located in medulla region of hind brain. Pneumotoxic center in pons moderate the function of respiratory rhythm center. तो कौन कौन से सेंटर है, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है और इसी टाइप से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला रीजन में जो हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है. Chemosensitive area near rhythm center is highly sensitive to carbon and hydrogen ions that ultimately control the respiratory rate. Oxygen do not play major role in controlling rate of respiration. Okay, now we discuss about functions of respiration. तो respiration के कौन कौन से फंक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी प्रोडक्शन का. हमें पता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. ओके, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस. हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस का जो वर्क होता है वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस से होता है. मेंटेन ऑफ टेम्परेचर का मेंटेनेंस भी होता है. रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. ओके, ये प्रोसेस भी होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अस्थमा. It is due to allergic reaction to foreign particles that affect the respiratory tract. तो एलर्जी के रिएक्शन से, फॉरेन पार्टिकल से के होने से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्टेड हो जाता है. द सिम्टम्स इंक्लूड कफिंग, विजिंग एंड डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग. दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ म्यूकस इन वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ रीजन से म्यूकस हो जाता है, जिसके रीज़न से हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, कफिंग की प्रोसेस होती है. सो ये प्रोसेस जो ये डिजीज़ होती है अस्थमा की. नाउ वी डिस्कस अबाउट एम्फेसिमा. एम्फेसिमा इज़ द इन्फ्लेशन और एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स और एल्वोलियर sac of lungs. This occurred due to destroying the septa between alveoli or because of smoking and inhalation of other smokes. तो स्मोकिंग और अदर स्मोक के रीज़न से जो सेप्टा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बिटवीन एल्वोलाई. ओके, सो यहाँ पे भी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आएगी. द एक्सहेलेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड लंग्स रिमेन्स इन्फ्लेटेड. तो ये डिजीज़ रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है. नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड डिजीज विच इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ओके, सो occurs due to occupation of individual. This is caused by inhalation of gas, fumes or dust present in surrounding. तो ये जो डिजीज़ होती है ये सराउंडिंग की डस्ट से, जहाँ कोई वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ गैस के, फम्स के, कुछ पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने से उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाने से ये प्रॉब्लम, ये डिजीज़ होती है. ओके, दिस इंक्लूड सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस ड्यू टू एक्सप्लोजर ऑफ सिलिका एंड एस्बेस्टोस. ये जो सिलिका और एस्बेस्टोस के जहाँ पे इनको निकाला जाता है वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनमें ये डिजीज़ हो जाती है. ओके, द सिम्टम्स इंक्लूड प्रोलाइफरेशन ऑफ fibrous connective tissue of upper part of lungs causing
ओके। सो रेस्पिरेशन की ये डिजीज़ है, इसमें भी क्या हो जाता है, डिफ़िकल्टी आ जाती है ब्रीदिंग में। ओके, सो स्टूडेंट आई होप दिस इज़ द पार्ट कंप्लीट ऑफ पार्ट सेकंड। ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके।